अब हम बात करते हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग की। तो हमने पढ़ा था कि जो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले हमें जो प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग में जो भी हम क्या करते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसे कौन करेगा। पर क्या करते हैं उसमें हम एक्चुअली उन सामान को लेके नहीं आ जाते। क्या करते हैं हम उसमें अपने माइंड में ही सोचते रखना है कि जो मेरे को टारगेट अचीव करना है उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है। पर जब हम उसे एक्चुअली में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करना। जैसे कि अगर मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे अपने इस जो मैंने इंस्टीट्यूट खोला है उसमें मुझे 1000 बच्चों की रिक्वायरमेंट तो नहीं कि मुझे अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, 1000 बच्चों से करनी है कि मुझे इस ईयर ये हो कि मेरे पढ़ाने से 1000 बच्चे तो आए ही आए। तो मुझे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे प्लानिंग फंक्शन में मैंने क्या करा था कि मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मुझे फिजिकल रिसोर्स में मार्कर, बोर्ड, चेयर्स, प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैंने प्लानिंग में क्या करा, इनको अपने दिमाग में ही सोचा कि कैसे मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। पर जब मैं एक्चुअली में जब मैंने एक रेंट पे कमरा ले लिया ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उस एकेडमी का नाम भी दीपक क्लासेस से रख दिया, फिर मैं बोर्ड्स, चेयर्स, ये सारी चीज अरेंज कर ली। जब मैंने क्या करा, जो मेरे माइंड में प्रोसेस चल रहा है, जो थिंकिंग चल रही थी, जब मैंने उसको क्या करा एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया, किसके लिए, अपने टारगेट को, अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अगर हम इसके डेफिनेशन से बात करें जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है और जो क्या है एक बेस्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग different activities in an organization and bringing together the physical, financial and human resource to establish most productive relation for the achievement of specific गोल के आगे भी है ऑर्गेनाइजेशन, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलता है ये डेफिनेशन, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement of specific goal of organization। इसने बोला कि जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन वर्क है, उसको हम क्या कर दें, छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दें
और हर एक जॉब को, हर एक इंडिविजुअल को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और जो सेम वर्क है, दैट मीन्स कि जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर, लिखा है ना ग्रुपिंग डिपार्टमेंट्स, उनको जो सेम वर्क है उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दे। जैसे कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है उनको प्रोडक्शन के अंदर, जितना भी सेल्स से रिलेटेड काम है उसको सेल्स के अंदर, जितना भी परचेज से रिलेटेड काम है उसको परचेज के अंदर क्या कर दो, उन डिपार्टमेंट में, उन एक्टिविटीज के अंदर डाल दो। और अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, दैट इज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके इन अ एफिशिएंट मैनर। मतलब कि अपने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज कर सके अपने तीनों रिसोर्सेज, दैट इज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों का यूज करके हमें कैसा यूज करना है, एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाना है इनके अंदर। दैट मीन्स कि एक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हम इसके एक एग्जाम्पल से इसको कंटिन्यू करते हैं। दीपक क्लासेस ने इसको एक बार रब कर देते हैं, सही से एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्चुअली में हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहते किसे हैं, जिसे अभी बच्चों को ऊपर के डेफिनेशन से समझ में नहीं आया है उसको इजीली समझ में आ जाएगा। दीपक क्लासेस ने एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट वर्क दिया। डिफरेंट डिफरेंट वर्क के साथ उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। हर एक टीचर को वर्क दिया और उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी। और उनमें से एक हेड डिसाइड किया कि उनको अपने वर्क को किसको रिपोर्ट करना है, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो स्मूथली चल सके, कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो। दैट मीन्स कि कोई भी काम क्या ना हो, रिपीट ना हो। इसलिए हमने अपने वर्क को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एक कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए मैंने हर एक पर्सन को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, जो काम को वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, उनको वो अलॉट कर दिया। दैट मीन्स कि मैंने क्या करा, जो मेरा मेन वर्क है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, अच्छे से अकम्प्लिश होगा। दैट मीन्स कि मैंने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करके अपने गोल को, अपने स्पेसिफिक गोल को क्या कर लिया, इजीली अचीव कर लिया। अब हम बात करेंगे इनके ये जो यहाँ पे बताया गया है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने क्या बोला ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। As an important function of management, organizing is defined as the dividing and subdividing up of duties and responsibilities। क्या करना, अपने वर्क को डिवाइड कर देना, ड्यूटीज को भी सब डिवाइड कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिससे कि विच आर नेसेसरी टू एनी पर्पस एंड अरेंजिंग देम इन गुड्स विच आर असाइन टू इंडिविजुअल। ये क्या है, किसी भी पर्पस के लिए उनको अरेंज कर देना ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैंने किसका काम कर दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड। मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को जितना भी सेल्स से रिलेटेड काम था मैंने उनको प्रोवाइड किया। फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी वर्क था मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दिया। हर एक इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग उनके काम को सौंप देना। इन द वर्ड्स ऑफ कून्स ओ डर्नल, एक ऑथर थे, उन्होंने क्या कहा,
Organizing involves the establishment of an internal structure of roles through determination and enumeration of activities required to achieve the goal of an activities. ये बोलता था कि आपको अपने स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है, अपने सिस्टम को डेवलप करना है इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि आप क्या कर सको, अपने एक्टिविटीज को डिटरमाइन करो, उनको सब डिवाइड करो, जिससे कि आप अपने अचीव को, एंटरप्राइज की गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको. एंड ईच पार्ट ऑफ इट, द ग्रुपिंग ऑफ दिस एक्टिविटीज, ईच पार्ट मतलब क्या क्या करना है, एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट से काम सारा परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट से जितना भी काम सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से जितना भी काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. एंड असाइनमेंट ऑफ सच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज टू मैनेजर, मतलब कि इस ग्रुप में उनका एक हेड बना देना जो इनको क्या करेगा, अरेंज करेगा, इन असाइनमेंट्स को देखेगा. एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू कैरी देम आउट, अथॉरिटी को क्या करना, डेलीगेट करना, पास आउट करना, जिससे कि आप अपने वर्क को क्या कर सके, वो सही तरीके से कर पाए, ऑन टाइम उसको अकम्प्लिश कर सके. एंड प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट से, कि उनको ये समझना होगा कि वो उनको एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, अपना इंडिविजुअल गोल है, पर उनको ये नहीं भूलना होगा कि ओवरऑल वो किसके गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, एक मेन टारगेट को, एक मेन प्लान को, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकल हो. हॉरिजॉन्टली जैसे ये डिपार्टमेंट है हमारे, सब डिपार्टमेंट को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करके चलना है. और वर्टिकली मतलब जितने भी उनके अंदर, हर एक मैनेज डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, एक हेड है, हेड के अंदर एक बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनको भी अपने बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा. फिर एक ऑथर थे, दैट इज जॉर्ज टैरी, उन्होंने बोला स्टेबलाइजिंग द इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग सेलेक्ट वर्क्स पर्सन्स एंड वर्क प्लेसेस, मतलब हर एक पर्सन को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग और उनकी वर्क प्लेस की, मतलब कि वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है, उनके अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी पास ऑन करना, जिससे कि हम अपने वर्क को इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकें. आगे भी यही बोला है, यहाँ तक या आप खुद पढ़ लेना, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. अगर डिफिकल्टी होगी तो आप हमें बता सकते हो, मैं आपको इसको भी इलेबोरेट कर दूंगी. नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन होता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, तो हमारा जो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है अपने न्यू एम्प्लॉय को किससे इंट्रोड्यूस कराता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, वहाँ के वर्क प्लेस से, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये केबल्स हैं, ये वर्क्स हैं, सब चीज़ से इंट्रोड्यूस कराता है किसको, न्यू एम्प्लॉयज को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्टेड हुए हैं, जो ये आए हैं. ओरिएंटेशन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एंटरप्राइज से इट्स फंक्शनल टास्क एंड पीपल, मतलब कि कौन कौन से उनको वर्क कंडक्ट करने हैं और वहाँ के लोगों से. लार्ज फर्म्स यूजुअली कंडक्ट अ फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम विच आर कंडक्टली यूजुअली बाय एचआर डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन एक्ट्स. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे न्यू एम्प्लॉय को, न्यू कमिंग एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स से या वहाँ के फंक्शन से जो टास्क होंगे या वहाँ के लोगों से क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि वो ओरिएंटेशन का 3 मेन पर्पस होते हैं. कि जिससे कि जो हमने फंक्शन कंडक्ट कराया, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या करा है, कंडक्ट हुआ है डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो एप्रोप्रिएट स्किल्स और एबिलिटीज रखता हो उस वर्क को जो उनको दिया गया है उसको करने की, उसके अंदर कैपेबिलिटीज हो. नेक्स्ट
फर्स्ट इन एडॉप्टेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन चलते आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड एडजस्टमेंट टू द नॉर्म एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप। वहाँ का जो वर्क ग्रुप है जैसे वो काम करते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वहाँ ऐसे ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उसको आदत है कि वो किसी की सुनता नहीं है तो उसको ये आदत डालनी पड़ेगी कि उसको अपने सीनियर्स की क्या करना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। एंड प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट बोलता है जो यहाँ पे लिखा है, प्लेसमेंट बोलता है कि जो हमने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया है, न्यूली एम्प्लॉय का जो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, उसको क्या करना, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कराना और उससे पूछना कि आप कब से इस वेकेंट जॉब पोजीशन को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, कब से आप अपने अब जो आपकी वेकेंट जॉब पोजीशन है आप उसके अंदर कब से काम करने को आ सकते हो। which an accepted candidate is to assign and his assignment to the job, और उसके वर्क को उसको सौंप देना। अगर हम हर एक पर्सन को जिस स्किल्स, जो एक्सपीरियंस उसके पास है, जो कैपेबिलिटीज उसके पास है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, उसके क्या बेनिफिशियल होते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या होगा, दिन पे दिन रिड्यूस होगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना नहीं चाहेगा, चाहे उसे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ना भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों ना मिल रहे हो। एब्सेंटीज, वो कम एब्सेंट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, उसके जो उसका मोरल होगा, जो उसके एफर्ट होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें क्या देखा, उसे प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब होता है कि उस एम्प्लॉय को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको जॉब्स प्रोवाइड करना। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। दैट इज आइडेंटिफाइंग द वर्क, ग्रुपिंग द वर्क, establish formal reporting relationship, providing for measurement, evaluation and control, delegation of authority and responsibility, and the last one is coordination। सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द वर्क। ध्यान से समझना कि ये पॉइंट क्या कहता है। आइडेंटिफाइंग द वर्क बोलता है कि जो मैंने मेन टारगेट रखा है, क्या रखा है, मेन टारगेट, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मेन गोल है, उसको फर्दर सब डिवाइड करना छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे कि एक पर्सन पर, एक इंडिविजुअल पर्सन पे क्या ना पड़े, बर्डन ऑफ वर्क ना पड़े, और हर एक इंडिविजुअल को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क को क्या करना, डिवाइड कर देना, अलॉट कर देना, जिससे कि क्या हो सके, हमारा वर्क अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए, हमें अपने वर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। और जो इसका मेन बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो वर्क होता है वो सिस्टमैटिक वर्क में होता है। हमें पता रहता है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा और कौन वो कर रहा है, जिससे कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की ये चांसेस, जो उसका डिसएडवांटेज था कि जो काम है क्या होता है, ओवरलैपिंग, मतलब एक काम बार बार होने के चांसेस उसके रहते हैं। इस फंक्शन से इस फंक्शन को परफॉर्म करके क्या होता है, इसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमने वर्क को क्या कर दिया, हर एक पर्सन को छोटा छोटे यूनिट्स में उसको बांट दिया, तो हमें पता है कि कौन सा वर्क कौन से पर्सन को अलॉट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं बैंक में जाते हैं तो हमें
कैश एक्सेप्ट करने वाला अलग पर्सन होता है, कैश जो हमें प्रोवाइड करता है, कैश वो अलग होता है, जो डिपॉजिट करता है वो अलग होता है। अगर हमें कोई भी इंक्वायरी करनी है उनके लिए अलग पर्सन होते हैं। हमें एफडीज, आरडीज या टीडीएस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है उसके लिए अलग पर्सन अलॉट किया जाता है। तो हमने क्या करा, हमने अपने पूरे बैंक के जो वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया, और जिससे कि क्या होगा, हमारे वर्क को स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड होगी, हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अचीव होगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्क हो पाएगा। जरा हम इसको अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, दैट इज एंटरप्राइज। कि हमें एक्चुअली में जो वर्क है उसको पहले आइडेंटिफाई करना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग डेलिबरेटली टू सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म इसलिए क्या है, किसी प्लान गोल को अचीव करने के लिए, जो उनको कोई टारगेट है इसलिए उसको अचीव करने के लिए फॉर्म किया गया है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू आइडेंटिफाई टू वर्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल। उस वर्क को आइडेंटिफाई करना जो हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिससे मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस काम से हम उसको अचीव कर सकते हैं उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। वर्क मस्ट बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज no one individual can perform the total work in an organization single handed, क्योंकि एक बंदा होल वर्क को कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट था वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें ग्रुप ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क enables manager to coordinate, concentrate on important activities। क्या कर सकती है वो, अपने important activities में अपने आप का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अवॉइडिंग द नेसेसरी अननेसेसरी डुप्लीकेशन, एक काम का दोबारा होना वो क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एफर्ट, एक काम दोबारा होगा जिससे कि हमारे एफर्ट, हमारा मनी, हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे, वो उसमें वो क्या करता है, रिडक्शन लेके आता है। नेक्स्ट वन इज second, that is grouping the work। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग द वर्क। इस फंक्शन, इस प्रोसेस में बोला उन्होंने कि जो हमने ऊपर अपने वर्क को क्या कर दिया, फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया है। अब उस वर्क में जो आपको दिख रहा है, जिन जॉब्स में आपको दिख रहा है कि वो काम क्या है, सेम है, उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर देना, डाल देना। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है वो प्रोडक्शन के अंदर, जो भी सेल्स से रिलेटेड काम है किसके अंदर, सेल्स के अंदर, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मार्केटिंग के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि एक कोई भी कंफ्यूजन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ना हो, अराइज ना हो। जैसे हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर मेनली देखे गए हैं, आपकी बुक में तो नहीं बताया पर मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम फंक्शनल की बात करते हैं। ये तब होता है जब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोडक्ट से क्या करती है, डीलिंग करती है। अब उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, किसका, कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि आपका जो कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोडक्ट से डीलिंग कर रही है। अब उससे रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन का काम होगा वो किसके अंदर आएगा, हमारे प्रोडक्शन के अंदर।
अब जितना भी सेल्स से रिलेटेड काम होगा कॉस्मेटिक से हुआ सेल्स के अंदर, जितना भी मार्केटिंग से रिलेटेड होगा वो मार्केटिंग के अंदर, और जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा वो फाइनेंस के अंदर आएगा। पर अगर हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर बोलता है जब हमारी कंपनी मोर देन वन प्रोडक्ट में क्या करती है, डीलिंग करती है। दैट मीन्स कि मेरी जो कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी आइटम, शूज, इन सारी चीजों में, इन प्रोडक्ट्स में डीलिंग करती है। तो फिर क्या होगा, कॉस्मेटिक्स का अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रोसरी का अलग बनेगा और शूज का अलग बनेगा, हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर कॉस्मेटिक में परचेज, सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे ही इसमें परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे इसमें भी चारों डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या करा, जो भी सिमिलर एक्टिविटीज थी, सिमिलर जॉब्स थी, उनको हमने एक डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म कर दिया, मतलब अपने वर्क को ग्रुप कर दिया। एक ग्रुप के अंदर जो सेम वर्क थे उनको अपने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया। तो लिखा है यहाँ पे, डिवाइडिंग वर्क इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आफ्टर मेकिंग द विजन सिमिलर। जब हमने अपने विजन को क्या कर लिया, बना लिया, तो हमें पता है सिमिलर एक्टिविटीज शैल बी ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, जिससे कि हमारा क्या काम कैसे चल सके, स्मूथली रन कर सके। डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स आर क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिलेटेडनेस टू द एक्टिविटीज परफॉर्म। जो सिमिलर एक्टिविटीज है, जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, हमने उनको क्या करा, एक डिपार्टमेंट के अंदर उनको फॉर्म कर दिया, ग्रुपराइज्ड कर दिया। These departments or divisions are then managed under the direction of an individual called manager। वो किसके द्वारा मैनेज किए जाएंगे डिपार्टमेंट, उनके मैनेजर के द्वारा। परचेज डिपार्टमेंट का एक मैनेजर डिसाइड कर दिया और उन मैनेजर के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्क करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर कुड बी अ डिपार्टमेंट फ्रॉम एवरी सेपरेट फंक्शन। हर एक फंक्शन के लिए क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट में भी ग्रुप टुगेदर एंड हेडेड ओनली बाय अ फ्यू इंडिविजुअल। पर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे हर एक मैनेजर को रखना, जिससे कि उनकी एम्प्लॉय जो हर एक एक्सपर्ट की कॉस्ट बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं, इस कॉस्ट से कम बचने के लिए वो फ्यू इंडिविजुअल को ही 4-5 ग्रुप का हेड डिसाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये पॉइंट क्या बोलता है कि आपको एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करना, कि आपको पता चल सके कि कौन किसका सुपीरियर है, मतलब कि कौन किसका हेड है और कौन किसका सबऑर्डिनेट, मतलब कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसके ऑर्डर्स लेगा, ये सारी चीजें, जिससे कि हमें पता चल सके कि किसके पास कितनी पावर है, किसको क्या अलॉट किया गया, और अगर वो काम टाइम पे अकम्प्लिश नहीं होता है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर पर्सन ही क्या होगा, लाइबल होगा, अगर वो वर्क हमारा टाइमली पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे लिखा है, वन ऑफ द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज टू एस्टैब्लिश फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल मेंबर्स इन द एंटरप्राइज। कि अगर एक सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है, वो किसको अपनी रिपोर्ट करेगा, अपने सुपीरियर को, और ये इसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। अगर हमने इस पर्सन से पूछा कि काम क्यों नहीं हुआ, तो ये किसको अकाउंटेबल होगा, किसके लिए जवाब देगा, अपने सुपीरियर की। और जो इसने अपने वर्क को फर्दर सब डिवाइड किया था, वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा, इस पर्सन की, अपने सुपीरियर के लिए। After establishing this formal relationship, it will be possible to know the details relating to the work। हम एक formal relationship create करके हमें पता रहेगा कि कौन सा person क्या काम करेगा, उसको क्या अथॉरिटी दी गई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, और अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा।
Establishment of formal reporting system should pave way for assigning the duties and responsibility to individual in an ambiguous fashion. ये दिन पे दिन ये जो फैशन है ये क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क जो कंडक्ट हो पाता है. नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. मतलब कि जो एम्प्लॉयज ऊपर वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना, मेजर करना, इवेल्युएट करना कि जैसा हमने उनको वर्क दिया था कि वो वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए उन एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट को जो अंतर आ रहा है उसको मैं क्या करना, वेरीफाई करना, उनको रेक्टिफाई करना, उनकी गलतियों को सुधारना. क्योंकि जब हम एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को, उनकी परफॉर्मेंस को नोट डाउन करते हैं और उन नोट डाउन से हमें पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे वीक है और किसकी वजह से, किसकी गलती की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है. नेक्स्ट वन इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब पावर्स को क्या करना, डेलीगेट करना. अगर एक पर्सन है, एक मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स बनाने को दी, तो इसने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा हूँ, तो इसने 10 एक को, 20 एक को, 30 एक को और 50 एक को प्रोवाइड कर दी. तो क्या करा, ये जो और ये वर्कर 1, ये मैनेजर और ये उसका वर्कर, और ये उसने अपने वर्क को भी दूसरे वर्कर्स में डिवाइड कर दिया. तो इस वर्कर के लिए उसका सुपीरियर कौन है, ये पर्टिकुलर मैनेजर. और इन सारे वर्कर्स के लिए उनका सुपीरियर कौन है, कौन उसके लिए, उनके वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे, ये सुपीरियर कौन सा, जिसको 1000 यूनिट प्रोवाइड की, ये वाला वर्कर. तो हर एक सबऑर्डिनेट के लिए उनका सुपीरियर क्या होता है, अलग होता है, जैसे जैसे वर्क को डिवाइड किया जाता है फर्दर. अब बोला कि आपको अथॉरिटी देना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने किसी को वर्क बांटा और अथॉरिटी नहीं दी कि आपको ये वर्क कंडक्ट करना है, और आपने उससे ये बोला कि इन 1000 यूनिट्स को आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग की है, और आपने उसको इतनी पावर नहीं दी कि इन 1000 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो स्टोर हाउस से लेके आ जाए, क्या वो अपने वर्क को टाइम पे कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या हुआ, अथॉरिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई. तो क्या लिखा है यहाँ पे, अथॉरिटी इज राइट टू एक्ट एंड एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम अदर्स. A manager may not able to perform tasks without granting authority to him by the organization. तब तक उसको क्या अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी. While assigning duty, जब हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, the manager should clearly specify authority and responsibility limit. अब मैनेजर को जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ड्यूटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको अपने वर्कर जो भी उसका सबऑर्डिनेट है उनको उसकी अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है कि उनको उनकी अथॉरिटी कितने लिमिट तक यूज़ करनी है, जिससे कि वो क्या रहते हैं, स्पेसिफाइड रहते हैं, वो क्लियर रहते हैं कि उनको कितने अथॉरिटी के अंदर अपने वर्क को परफॉर्म करना है. उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते क्योंकि उतनी उनको अथॉरिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई है. अब नेक्स्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है, ये हमारे हम जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है. जब हमने इस फंक्शन को पढ़ा था कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन में, तो हमने पढ़ा था इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बेस है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन हम अपने गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पाते. क्योंकि जब हमारे डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और वो जब मिल के काम कर रहे हैं और उनके बीच ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, कन्फ्यूजन अराइज होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज होगी, जिससे कि हम अपने वर्क को कभी भी ऑन टाइम अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा.
जिससे कि लॉस किसको हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही फेस करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, individual and groups in an organization carry out their specialized function and this necessitates coordination। हमने देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए गए हैं और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, कैसे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। While performing the organizing function, the manager should see that all the activities are properly coordinated। कि सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, सारे जो वर्क है वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, एंड देयर एग्जिस्ट नो कन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं हो रही है। बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स में कम इन कन्फ्लिक्ट बाय परफॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव ड्यूटीज ऑफ फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हम किसी भी वर्क अपने गोल को अचीव करने के लिए जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स आते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, तो क्या कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग तो अराइज होती ही है। While organizing the function, the manager should see that no conflict exists among various departments and that all the department function as coordinated। वो क्या करें, मिल के काम करें, एज अ होल काम करें, एज अ वी काम करें। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे, यहाँ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक मैनेजर है जो सब डिपार्टमेंट्स का क्या है, हेड है। फिर उसने अपने वर्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप्ड कर दिया, डेट इज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग। और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर 2 हैं। अब एक कस्टमर आता है जिसको 2000 यूनिट्स की अर्जेंट डिमांड आई, जिसने किसको बोला, सेल्स डिपार्टमेंट को बोला कि भाई अर्जेंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक 2000 का ऑर्डर आया है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, जिनको हम ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर ले लिया और इन्होंने किसको इन्फॉर्म करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि 2000 यूनिट का क्या है, ऑर्डर आया है और आपको वो कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इस ऑर्डर को अर्जेंट बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, हमें ये देखने को मिला कि इन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पर अगर यही ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट ने जब क्वेश्चन सेकंड ले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम अपने एम्प्लॉयज को ओवर टाइम कराएंगे, उनके वर्क के लिए जो वो वर्क एक्स्ट्रा करेंगे उसके लिए उनको अच्छी वेजेस प्रोवाइड करेंगे, ओवर टाइम करवाएंगे, जिससे कि ये टारगेट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि इसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, हमारे और ऑर्डर्स के लिए, वो हम इसमें लगा देंगे, हम बाद में हम क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कोई बात नहीं, जितना भी पैकेजिंग से काम है हम सारा चीज कर लेंगे। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें इन डिपार्टमेंट के बीच एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। डेट मीन्स कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, जिससे कि हमारा ये 2000 यूनिट्स का जो ऑर्डर था ये ऑन टाइम फुलफिल हो गया। एक लाइन उन्होंने बोली कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉरिजॉन्टली मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, पर हम वर्टिकली बात करें, ये जो एम्प्लॉयज हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना, दैट इज वर्टिकल कोऑर्डिनेशन।
अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो स्टाफिंग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन बताया दैट इज कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या डेफिनेशन है और ऑर्गेनाइजिंग के कौन से स्टेप्स जो हम परफॉर्म करते हैं, या इसमें से एक अलग क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, या 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पे अलग से आ सकता है, तो आपको वहां पे लिख के आना पड़ेगा।